Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. Students, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। वैसे तो ये क्लास 8th का टॉपिक है, पर ये आपकी बेसिक साइंस को भी क्लियर करता है। जिसको भी बेसिक से साइंस पढ़नी है या साइंस पढ़ने में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो वो मेरे चैनल को ज़रूर देखें। ठीक है, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बेसिक से साइंस पूछी जाती है, जिसके अंदर करंट का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इससे रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। स्टूडेंट्स, करंट पढ़ने से पहले आप लोगों को एक टर्म क्लियर होना चाहिए। वो टर्म कौन सा है? चार्ज। वो टर्म कौन सा है? चार्ज। ठीक है, अब ये चार्ज क्या होता है उसके लिए आपको एटम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेसिक लेवल पता होना चाहिए। कि अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको पता चल जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि चार्ज कहाँ से बनते हैं। ठीक है, चार्ज हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखें तो इसके अंदर हमारा इस तरीके से एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसकी जो थ्योरीज है वो आपकी हायर क्लासेस में है तो ज़्यादा अच्छे से आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। लेकिन फिलहाल इस चैप्टर को करने के लिए ये थोड़ा सा हम 5 मिनट्स का एक बेस बनाते हैं और फिर आपको अच्छे से इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये एक एटम है, इसका ये सेंटर है। सेंटर में आपके एटम के जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं हमारे होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये हमारे सेंटर में होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? हमारे सेंटर में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑर्बिट में घूमते हैं। बस इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ हमारे प्रोटॉन्स हो गए और न्यूट्रॉन्स हो गए। और ये जो हमारा सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अंदर हमारे क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम निकाल नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत आसान होता है। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये बिल्कुल अंदर होते हैं, टाइटली एकदम फिक्स्ड होते हैं। इनको निकालने के लिए बहुत अमाउंट की एनर्जी चाहिए जो कि हम नहीं दे सकते हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉन से ही मतलब रखते हैं। तो कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने लूज करवा दिए तो हमारे प्रोटॉन्स क्या होंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब प्रोटॉन्स तो उतने ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एक एटम में। एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। ठीक है, मान लो इसके अंदर 5 प्रोटॉन है और 5 ही क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब मैंने इसमें से एक लूज करवा दिया। अगर मैंने इसमें से लूज करवा दिया तो हमारे पास कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। और मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब इसके ऊपर तो 4 नेगेटिव चार्ज बचे और यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं? उतने ही है, 5 पॉजिटिव चार्ज हुए। तो कौन सा चार्ज ज़्यादा हुआ? पॉजिटिव हुआ ना। तो यानी कि लूज करने के बाद एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आता है। और अगर ये गेन करता है एक इलेक्ट्रॉन को, गेन करेगा, अगर ये गेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका +1। तो यानी कि आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन्स तो अभी भी उतने ही हैं। तो यानी कि अब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ गया तो तब हमारे पास आता है नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे होते हैं चार्जेस। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पता होना ज़रूरी है। लूजिंग से पॉजिटिव चार्ज आता है और गेनिंग से नेगेटिव चार्ज आता है, वो भी इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो ये चार्ज का एक बेसिक सी चीज़ क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए इतना बहुत है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे चार्ज के बाद कि इस चार्ज को पढ़ने का हमारा क्या फ़ायदा हुआ
कि जब भी किसी मटेरियल में, किसी सब्सटेंस में इस चार्ज का फ्लो होता है तो उससे क्या पैदा होता है, करंट। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्जेस एक तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो नहीं हिलते अपनी जगह से। तो फ्लो ऑफ चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट्स करंट। तो करंट समझ में आ गई है ना, करंट समझ में आ गया सब बच्चों को। अच्छा, अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो करंट को अपने थ्रू फ्लो करने देते हैं, अलाउ कर देते हैं कि भाई ठीक है इलेक्ट्रॉन्स तुम फ्लो हो जाओ, तो उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स। और जो मटेरियल्स फ्लो नहीं करने देते अपने थ्रू, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखते हैं अच्छे से कि तुम फ्लो नहीं करोगे, घर के अंदर ही रहो, तो उसे हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है बच्चों, तो अगला हमारा टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। आप लोग नोट्स बनाते जाइए साइड बाय साइड। ठीक है बच्चों, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, दोज मटेरियल्स which allows current to flow through them are called कंडक्टर्स। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है ना, बस करंट पास होता है तो कंडक्टर्स है। अब इसमें अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे, जितने भी मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे जो हैं ये मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं। उसके अलावा एलॉयज ऑफ मेटल्स, एलॉयज का मतलब क्या होता है मैम, एलॉयज का मतलब होता है एक ऐसे सब्सटेंस जो किसी दो या दो से ज्यादा मेटल से मिलके बने हुए हो, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलके बना हुआ हो, है ना। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे कि ब्रोंज जो होता है ये किसका एलॉय होता है, ये कॉपर प्लस टिन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी कॉपर और टिन के मुकाबले बहुत अच्छी होती हैं। तो ये हो गए आपके कंडक्टर्स। ठीक है, अब इसमें हम आते हैं इंसुलेटर्स पे। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं, दोज मटेरियल्स which does not allow, बस does not वर्ड आ जाएगा, does not allow current to flow through them। ठीक है भाई, वो तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने घर में ही रखते हैं, वो नहीं जाने देते कहीं पे भी। ठीक है, टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल आपका वुड यानी लकड़ी, है ना, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ठीक है, तो आई होप कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, चार्ज, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसका एक टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सिंबल्स बताती हूँ जो ज़्यादा करके हमारे इफेक्ट ऑफ करंट में यूज होता है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं ना इसके अंदर। तो इसके अंदर जो बल्ब का सिंबल होता है वो होता है इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारा बल्ब। उसके बाद अगर हम सेल का सिंबल लें तो ये होता है हमारा एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी, जिसमें बड़ी डंडी होती है पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी डंडी होती है नेगेटिव टर्मिनल। और अगर मैं इसी में ही बैटरी की बात करूं तो बैटरी तो दो या दो से ज़्यादा सेल अगर हम मिक्स कर दें तो बन जाएगा, है ना। तो ये होगी हमारी बैटरी। अगर मैं कनेक्टिंग वायर की बात करूं तो कनेक्टिंग वायर तो सिंपल है, एक लाइन बना दो बस, है ना, ये हो गई आपकी कनेक्टिंग वायर का सिंबल। तो चलिए अब हम करते हैं टेस्ट। क्या क्या टेस्ट हम करेंगे कि बताओ कि ये इंसुलेटर है कि कंडक्टर। उसके लिए हमने एक सर्किट बनाया, हमने एक सेल लिया और उस सेल को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, उस सेल को हमने कनेक्ट कर दिया एक बल्ब से। ठीक है मैम, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया हमारा नेगेटिव। ठीक है, अब क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, बिल्कुल करेगा, ये बल्ब करेगा ग्लो। ठीक है,
अब अगर मैंने इसी सेल में जब हमने ये एक बल्ब लगाया, मैंने इसमें बीच में एक वुडन ब्लॉक लगा दिया। ये मैंने क्या लगा दिया? एक वुडन ब्लॉक लगा दिया। ठीक है जी। क्या अब बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा, डज नॉट ग्लो। क्यों? क्योंकि वुड क्या है, वो अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो ही नहीं होने दे रहा, यानी करंट को ही नहीं फ्लो होने दे रहा। और अगर करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब चलेगा नहीं। इससे ये साबित होता है कि वुड क्या है? आपका इंसुलेटर है। सिंपल सा टेस्ट था। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक टेस्ट और करते हैं, एक टेस्ट और करते हैं। क्या टेस्ट है वो? कि मान लो मैंने एक बैटरी ली, अब की बार सेल की जगह मैं ले लेती हूँ एक बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, उसका एक एंड है और एक एंड हमारा जो है बल्ब से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे इसके दोनों जो फ्री एंड्स हैं वायर के, वो मैंने एक बीकर में डिप कर दिए और उस बीकर में मैंने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। ठीक है, मैंने कौन सा ले लिया? टैप वाटर ले लिया। मैंने एक टैप वाटर ले लिया। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि पानी भी क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब आप बताओ। यस, द बल्ब विल ग्लो। बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। इसका मतलब टैप वाटर इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, अब अगर इस टैप वाटर की जगह पर मैं डिस्टिल्ड वाटर ले लेती हूँ। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर एक ऐसा वाटर होता है जिसके अंदर कोई सॉल्ट, कोई इम्प्योरिटी, कोई चार्ज होता ही नहीं है, बिल्कुल प्योर होता है। समझ में आई बच्चों बात? तो डिस्टिल्ड वाटर हमने ले लिया। अब टैप वाटर की जगह मैं इसके अंदर ले लेती हूँ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, ये बीकर भी रब हो गया हमारा। तो ये है अब हमारा डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, कौन सा वाटर होता है? वाटर विद नो सॉल्ट्स, विद नो सॉल्ट्स और इम्प्यूरिटीज इन इट, और इम्प्यूरिटीज इन इट। ठीक है, तो डिस्टिल्ड वाटर, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि कोई सॉल्ट ही नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है, कोई आयन ही नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। समझ में आ गई बच्चों इतनी बात? ठीक है, तो अब हमने एक वर्ड बोला कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, इतनी तो बात समझ में आ गई। कोई आयन नहीं है, मतलब आयन का क्या मतलब होता है? आयन, व्हाट आर आयन? आयन क्या होते हैं? आयन एक ऐसे एटम और मॉलिक्यूल होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है। और चार्ज क्यों आता है उनके ऊपर? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे या फिर गेन करेंगे। समझ में आई बात? नहीं आई? मैम देखो कैसे करते हैं हम इसको। देखो बच्चों, अगर हमने एक ले लिया, मान लो हमने ले लिया सोडियम। ठीक है, ये सिंबल होता है सोडियम का। ठीक है, अब अगर इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स देखें तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? यहाँ पे ये होते हैं इसके 2, यहाँ होते हैं इसके 8। ठीक है, अभी ये सब चीज़ें आपको नहीं पता है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा बेसिक सा बता रही हूँ, और फिर ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, 10th में आपका ये आ जाएगा 2 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट ऑर्बिट में इसका होता है यहाँ पे 1। ठीक है, तो अब ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। तो लूज करके ये क्या बना लेगा? Na पॉजिटिव, क्योंकि लूज कर दिया ना, प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए इसके। ठीक है, प्रोटॉन्स इसके क्या हो गए? ज्यादा हो गए, तो पॉजिटिव। इन पॉजिटिव आयंस को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कैटायंस। क्या कहते हैं बच्चों? कैटायंस कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं क्लोरीन का एग्जाम्पल लूं, ठीक है, क्लोरीन का एग्जाम्पल लूं, तो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर भी सेम होता है। पहले 2, फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और लास्ट में 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। तो इसको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? आपका गेन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो ये क्या करेगा? आपका नेगेटिव आयन बनाएगा। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए ना, तो इन्हें हम कहते हैं एनायंस। क्या कहते हैं?
एनायंस। यानी कि कुल मिला के बात ये हुई कि आयन जो है वो एटम और मॉलिक्यूल ही होते हैं, बस उनके ऊपर लूजिंग और गेनिंग की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये चीज क्लियर हो गई है ना, अच्छे से क्लियर हो गई। अभी ये जो सारा इसका फंडा है ना, ये सब क्लास 10th में है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैंने बेस इसलिए बता दिया आपको ताकि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है ना, साइंस इज अराइज आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन, है ना, तो वो आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे क्यों क्यों तो ये लूज कर रहा है, क्यों ये गेन कर रहा है, ये लूज क्यों नहीं कर रहा, ये गेन क्यों नहीं कर रहा। तो ये सारे बेसिक्स आपके क्लास 10th में है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। अभी आपको बस इतना समझना है कि अगर लूज कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव आयंस बनाएंगे जिनको हम कैटायंस कहते हैं, और अगर गेन करते हैं तो नेगेटिव आयन बनाएंगे जिनको हम एनायंस कहते हैं। कैसे याद रखेंगे मैम हम इसे? देखो, नेगेटिव यानी कि एन, है ना, नेगेटिव यानी कि आपका एन, और ये एनायन में भी एन ना 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 आ रहा है ना, तो नेगेटिव से एनायन, और जो दूसरा है आपका पॉजिटिव तो वो कैटायन हुआ। सिंपल सी बात है। तो एनायन से अगर नेगेटिव याद रहेगा तो पता चल जाएगा कि पॉजिटिव का मतलब कैटायंस होता है। इतनी चीज समझ में आ गई। तो आइए चलिए लिखते हैं आयन की डेफिनेशन। आयन की क्या डेफिनेशन होती है बच्चों? क्या होती है? दीज आर द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, दीज आर द, ये भी एटम ही होते हैं ना, एटम्स और मॉलिक्यूल्स विथ अ चार्ज ऑन इट, विद अ चार्ज, ठीक है, चार्ज किस वजह से आते हैं? ड्यू टू द, विद अ चार्ज ड्यू टू द लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये वो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी वजह से, जिनके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा आपका? कैटायंस, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है आपका एनायंस, ठीक है। तो अब ये हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि जब हमने टैप वाटर वाला हमने अभी एक्सपेरिमेंट करा था तो उसके अंदर हमने देखा कि बल्ब ग्लो कर गया, है ना, बल्ब ग्लो कर गया, यानी कि करंट हमारा पास हो रहा है, करंट हमारा पास हो रहा है, बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है ना पानी के अंदर, है ना। तो टैप वाटर का अगर मैं फॉर्मूला लूँ, टैप वाटर, पानी का क्या फॉर्मूला होता है? H2O होता है। इसके अंदर दो आयंस हैं, एक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसे हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं, इसे हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोजन के अंदर एक पॉजिटिव, हर एक मॉलिक्यूल एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से मिलकर बना हुआ होता है, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन हो गया हमारा। तो जब ये हमारा जो ये लिक्विड है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के साथ साथ ये क्या करता है? डिकम्पोज भी होता है, यानी टूटता भी है। यानी कि अगर ये पानी है इसके अंदर तो एक तरफ तो जाएंगे हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस और एक तरफ जाएंगे नेगेटिव आयंस, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन अगर हम कहें तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? द लिक्विड which conducts electricity and gets decomposed, ठीक है, is called an electrolyte, ये चीज समझ में आ गई। इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन, आयन की डेफिनेशन, कैटायन एनायन क्या होते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा एक इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? अगर मैं यहाँ पे वायर की जगह दो रॉड लगा दूं, ठीक है, एक रॉड मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करी, एक रॉड मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करी, तो इन दोनों रॉड्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड्स की क्या डेफिनेशन आएगी? इलेक्ट्रोड्स की डेफिनेशन आएगी द टू टर्मिनल्स या द टू रॉड्स कनेक्टेड
connected to the terminals of the battery, बैटरी के टर्मिनल से जुड़ी हुई है ना, which enter through which the current, जिसके through which the current enters or leaves the electrolyte, या तो वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एंटर करेंगे या लीव करेंगे, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड्स भी दो तरीके की होती हैं, दो होती है ना, कौन सी होती है, एनोड और एक होती है हमारी कैथोड। एनोड पे आते हैं हमारे एनायंस, एन से आप एक ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। कैथोड पे आते हैं हमारे कैटायंस, ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई मैम कि एन है तो एनायन एनोड पे, कैटायन कैथोड पे, ठीक है। अब हम जानते हैं एनायन क्या थे, एनायन क्या थे, से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे ना, और कैटायंस क्या थे हमारे पॉजिटिव, ये याद रहा तो ये भी याद हो गया। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो जब ये एनोड पे जा रहे हैं, ये भी हमें पता है, तो नेगेटिव के पास तो नहीं जाएगा, तो यानी एनोड जो है कौन से टर्मिनल से जुड़ी हुई होती है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से, और कैथोड जो है ये पॉजिटिव आयंस है ना, कैटायंस, ये जा रहे हैं कैथोड पे, तो पॉजिटिव जाएंगे आपके जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई इलेक्ट्रोड होगी उस पे। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, एनायन को पॉजिटिव लिखाते हैं क्योंकि वो एनोड के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कैथोड को पॉजिटिव चार्ज रॉड लिखाते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको सिंपल सा काम क्या करना है, सिर्फ एनायंस को याद रखना है। एनायंस में हमने बताया था न से नेगेटिव, तो एनायंस तो नेगेटिव है तो कैटायंस पॉजिटिव है, एनायंस जाएंगे एनोड पे, अब एनायन नेगेटिव है तो एनोड क्या होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई होगी, है ना, और कैटायंस पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए होंगे, तो कैथोड हमारी नेगेटिव टर्मिनल वाली रॉड होती है। इतनी चीज समझ में आ गई, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट, और जो ये प्रोसेस होता है जिसमें करंट हम पास करवा रहे हैं किसी सॉल्यूशन से, है ना, सॉल्यूशन से पास करवा रहे हैं और डिकम्पोज करवा रहे हैं अलग अलग आयंस में, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, और जो ये आयंस बनते हैं इसे हम कहते हैं आयनाइजेशन, ठीक है। तो चलिए हम डेफिनेशन लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम आयनाइजेशन की। आयनाइजेशन क्या होता है, आयनाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ठीक है, आयंस बन जाने चाहिए, कैसे भी बने, तो फॉर्मेशन ऑफ आयंस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। ये तो चीज समझ में आ गई कि भाई आयंस बन गए, कैटायन एनायन, हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, आयनाइजेशन हो गई। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस इट इज द process in which current is passed through a solution, current is passed through a solution and it gets decomposed into ions is called electrolysis। ये चीज समझ में आ गई बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस अच्छे से क्लियर हो गया कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे एक बैटरी लगाई, एक बल्ब लगा दिया और टैप, एक दो इलेक्ट्रोड भी हमने रख दिए, ठीक है, और ये बीकर में डिप है ये इलेक्ट्रोड जिसमें हमारे पास टैप वाटर है, तो पॉजिटिव टर्मिनल वाली क्या हुई, हमारी एनोड हुई, और नेगेटिव टर्मिनल वाली हमारी क्या हुई, कैथोड हुई, ठीक है। तो H2O में हमारे पास H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस है, तो OH नेगेटिव तो जाएंगे भैया यहाँ पर क्योंकि ये क्या है, हमारे एनायंस हैं, और H गैस हमारी कहाँ जाएगी, H पॉजिटिव वो जाएगी हमारी कैथोड पे क्योंकि ये एक कैटायन है, ठीक है, डिकम्पोजिशन हो गया ना वाटर का। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप आपको इलेक्ट्रोलिसिस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब इसमें हम एक और एग्जाम्पल करते हैं कॉपर सल्फेट से, तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा कॉपर सल्फेट से, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट से कैसे, अगर एनोड कैथोड की डेफिनेशन आई तो आप लिख लेंगे द रॉड विच इज कनेक्टेड टू द
Positive terminal is called as anode and the rod which is connected to the negative terminal of the battery is called as cathode. ये आपका होमवर्क है, खुद ही लिख के लाना है, स्पेस छोड़ दीजिए नीचे और फिर लिख कर लाइए इसको, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ये सारा हमारा केमिकल इफेक्ट्स चल रहा है क्योंकि हम एक सॉल्यूशन ले रहे हैं, केमिकल ले रहे हैं, ना, जैसे कॉपर सल्फेट भी एक केमिकल है, ठीक है, तो ये सारा केमिकल इफेक्ट ही चल रहा है करंट का, ठीक है। अब हमने इसके अंदर एक बीकर लिया, ठीक है, सेम हमने दो रॉड्स ली, ठीक है, हमने बैटरी ली और हमने अभी बल्ब ना लेकर हमने सिंपल इसको कनेक्ट करवा दिया। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एनोड और ये हो गई हमारी कैथोड। और हमने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट हमने कौन सा लिया? कॉपर सल्फेट का। इलेक्ट्रोलाइट हमने कौन सा लिया? कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 और ये एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। चलो, अब जो हमारी रॉड है, एनोड है, मान लो वो हमने कॉपर की ले ली, गुड कंडक्टर लेना है ना हमें सॉरी, तो ये हो गया कॉपर का। और कैथोड हमने मान लो कार्बन की ले ली, ये भी हम कॉपर का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरीके से एक सेटअप बिठाया। अब इस सेटअप को क्या कहते हैं? इस सेटअप को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सेल एक खाली बैटरी सेल ये है, लेकिन इस पूरे एपरेटस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है। चलिए आइए अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हमने बैटरी से कनेक्ट करा, करंट फ्लो होना शुरू हो गया। क्या होगा कि इसमें दो आयंस हैं, कॉपर के पॉजिटिव, या फिर यहाँ लिख देते हैं हम लोग, एक आएगा हमारे पास कॉपर का पॉजिटिव आयन और सल्फर का नेगेटिव आयन। दो दो चार्ज होते हैं इन पे, ठीक है, दो दो चार्ज होते हैं। पॉजिटिव कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। चलो जी, ये यहाँ चला गया। सल्फेट कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। ये भी हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉपर की डिपोजिशन होनी शुरू हो जाती है। कॉपर यहाँ पे ब्राउन कलर का डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ये तो हो गया कि चलो हाँ, नेगेटिव पे हमारे कॉपर आ गए। यहाँ पे ये जो सल्फेट की ऑक्सीजन गैस होती है, इसके बबल्स आएंगे, ठीक है। ये किसके बबल्स होते हैं? बबल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। बबल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। कैसे पता ये ऑक्सीजन गैस के हैं? हमें जलती हुई माचिस की तिल्ली यहाँ पर लेकर जाएंगे और वो और ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब ये कौन सा है ना? ऑक्सीजन गैस ही है ना, क्योंकि ऑक्सीजन गैस इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन ऑफ बर्निंग, ठीक है। तो ये बबल्स होते हैं हमारे ऑक्सीजन गैस के। तो ये भी कंफर्म हो गया कि नेगेटिव आयंस हमारे किस पे आ गए? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स पे आ गए। चलो, ये चीज हो गई। अब कि मैम ये इलेक्ट्रोलाइट तो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा ना जब ये टूटता जा रहा है? नहीं होगा, क्योंकि ये जो कॉपर है ना, ये कॉपर अपना तोड़ तोड़ के जो है इलेक्ट्रोलाइट में देता रहेगा और इलेक्ट्रोलाइट हमारा अनचेंज्ड रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। जो कॉपर टूट के यहाँ जा रहा है तो यहाँ से भी टूट के वापस से इलेक्ट्रोलाइट में आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जल्दी से हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल की डेफिनेशन और लिख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज द apparatus। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इट इज द apparatus, इट इज अ सेटअप भी बोल सकते हो, इट इज एन apparatus in which an electrolyte is taken in a glass vessel with two metal plates connected to a battery, सिंपल सी बात है, ठीक है बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको केमिकल इफेक्ट का, जो करंट का केमिकल इफेक्ट है, उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, है ना। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ठीक है, और इसकी अगले क्लास से पहले रिवीजन ज़रूर करके आइएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।